हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ ग्लोबलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है। बहुत इजी वे में एकदम अपडेटेड कंटेंट के हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब अगर हम लोग किसी भी बच्चे से पूछते हैं तो बेटा उसको लगता है इंटरनेशनल ट्रेड होता है। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जब ट्रांजैक्शन करती है, व्यापार करती है, तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मानते हैं बेटा कि ये डिफिनेशन कहीं ना कहीं पार्ट आपकी एकदम सही है, लेकिन इसके आगे भी सिर्फ ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड नहीं है। इसके आगे भी इसके वाइडर कॉन्सेप्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे ग्लोबलाइजेशन लिंक करता है अपने आप को। आइए समझते हैं। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, अपडेटेड कंटेंट के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन की बेटा डेफिनेशन ये कहती है कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करती है, एक देश दूसरे देश के साथ ट्रांजैक्शन करता है, और इस ट्रांजैक्शन में अगर एक देश से दूसरे देश के बीच में फ्लो ऑफ पीपल हो, यानी एक देश का इंसान दूसरे देश में जाए और वहां जाके काम करे, या फिर फ्लो ऑफ कैपिटल हो, यानी एक देश से पैसा दूसरे देश में लगाया जा रहा है। जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो एक देश से पैसा दूसरे देश में लगाया गया, या फिर फ्लो ऑफ गुड्स हो। जैसे आपको पता है, हमने आपको बताया है कि गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ नहीं होता। सिर्फ गुड्स ही नहीं आते जाते हैं, बल्कि तीन और चीजें आती हैं। अगर एक देश से दूसरे देश के बीच में सिर्फ गुड्स या सर्विसेज भी जाएं, वो भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। और एक और आता है फ्लो ऑफ आइडियाज। अगर ये चार चीजें एक देश से दूसरे देश के बीच में, अगर इन चार चीजों का फ्लो होता है, तो बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन आपको समझ में आया। जब एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या होगा, फ्लो ऑफ पीपल होगा, फ्लो ऑफ कैपिटल होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा, या फ्लो ऑफ आइडियाज होगा, तो इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इससे इस राउंड में आप देखिए, इस तरीके ग्लोबलाइजेशन में जब भी हम लोग गुड्स की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ इस वाले फ्लो की बात करें, अगर हम बात करें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस की, तो हम आगे बोलते हैं कि हाँ, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों बोला, क्योंकि देखिए, अगर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा तो वो सामान जो है उसकी नेशनल बाउंड्री के बाहर जाके दूसरे देश में जाएगी। तो यानी ये व्यापार देश के अंदर नहीं हो रहा है, देश की सीमा के बाहर हो रहा है, नेशनल बाउंड्री के बाहर हो रहा है। तो ऐसे व्यापार को इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ एक फ्लो से रिलेटेड है, और वो फ्लो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस के फ्लो के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। ग्लोबलाइजेशन में और भी तीन और फ्लो के बारे में पढ़ाए जाते हैं, जैसे फ्लो ऑफ द पीपल। अगर कोई एक देश का लोग, कोई भी एक देश का बंदा दूसरे देश में जा रहा है जॉब के लिए, नौकरी के लिए, तो उसके प्रवाह को भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन में काउंट करते हैं। दूसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल। अगर कोई एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में पूंजी लगा रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसे ग्लोबलाइजेशन में काउंट किया जाता है। और फ्लो ऑफ आइडियाज भी, अगर एक देश से दूसरे देश में फ्लो ऑफ आइडियाज भी होता है, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में अच्छे से फोटो से समझते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल लगा रखे हैं, इससे समझते हैं। तो सबसे पहला फ्लो जो हमने पढ़ा था बेटा, वो फ्लो क्या था, पहला फ्लो है हमारा फ्लो ऑफ आइडियाज। तो समझिए, देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, अच्छे से एग्जांपल लेंगे। देखिए, फ्लो ऑफ आइडियाज की मैंने एक डेफिनेशन भी दी है, डेफिनेशन समझना जरूरी है। फ्लो ऑफ आइडियाज का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम लोग किसी देश से उसकी नॉलेज लें, कल्चर या टेक्नोलॉजी लिया जाए, या उसकी लाइफस्टाइल को हम लोग अडॉप्ट करें। अगर एक देश दूसरे देश से ये चीजें लेता है, तो इसे बोला जाता है फ्लो ऑफ आइडियाज। फ्लो ऑफ आइडियाज में हम क्या क्या लेते हैं, हम लोग नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, हम लोग कल्चर अडेप्ट करते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं, हम लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हैं, ओपिनियंस लिए जाते हैं। तो अगर दो देशों के बीच में ये सारी चीजें आती हैं, तो इन्हें बोलते हैं फ्लो ऑफ आइडियाज। क्यों होता नहीं है। अब जैसे कल्चर की ही बात करिए, आज पहले जमाने में लोग धोती कुर्ता सब पहनते थे, आज सब जीन्स टॉप स्कर्ट ये सब पहनते हैं। तो ये कोई इंडिया कल्चर तो नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है। मैं आपको एक न्यू वर्ड यहाँ पे सिखाती हूँ, एक होता है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो इसे वेस्टर्नाइजेशन कहा जाता है। वैसे ये सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा, हमने वहां के, अगर हम किसी और देश के कल्चर को अपनाते हैं, तो क्या हो रहा है, ये फ्लो ऑफ आइडियाज, ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
देखिए, जैसे आपने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना होगा, तो इंडिया भी बेटा प्लान कर रहा है बुलेट ट्रेन को लाने के लिए। भारत में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो भारत कैसे लाएगा? भारत ने देखा कि कौन सी दुनिया में, कौन सी कंट्री में अभी जो है बुलेट ट्रेन चल रही है, तो हमने पाया कि जापान में इस समय पे बुलेट ट्रेन चल रही है। तो हमारे पास तो ये नॉलेज थी नहीं ना, हमारे इंजीनियर्स के पास थी, तो हमने क्या किया, हमने जापान से वो टेक्नोलॉजी मंगाई जिसका यूज करके जापान में लोग क्या बना रहे हैं, जापान की सरकार बुलेट ट्रेन बनवा रही है। तो हमने, हमारी भारत सरकार ने जापान की सरकार से वो टेक्नोलॉजी ली, तो इंडिया ने अडॉप्ट की है टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का नाम है शिनकानसेन टेक्नोलॉजी। बेटा ये करंट अफेयर्स, ये रियल करंट अपडेटेड कंटेंट है, ये अभी का मैं बता रही हूँ, कोई आउटडेटेड पुराना कंटेंट नहीं है। भारत ने जापान से एक टेक्नोलॉजी ली है जिसका नाम है शिनकानसेन टेक्नोलॉजी, और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत अपने यहाँ पे क्या बनाएगा, बुलेट ट्रेन बनवाएगा। अब आप खुद सोचिए, मैंने क्या बोला, ये नॉलेज हमारे पास नहीं थी, भारत के इंजीनियर्स के पास भी नहीं थी, लेकिन भारत फिर भी बुलेट ट्रेन बनवा रहा है। कहां से नॉलेज ले रहा है? वो नॉलेज ले रहा है जापान से, उसने जापान से टेक्नोलॉजी ली है। अब क्या होगा, जापान के इंजीनियर्स आएंगे, भारत के इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जिससे बुलेट ट्रेन बन सकती है। तो हमने आज एक देश से दूसरे देश में क्या ली, उनकी टेक्नोलॉजी नॉलेज ली ना, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ आइडियाज। हम आपको और बताते हैं, जापान की जो शिनकानसेन टेक्नोलॉजी है जिससे बुलेट ट्रेन बनाई जाती है, ये एक हाई प्रीमियर स्पीड रेल ट्रेन है। मतलब अभी तक रेलवे में जितनी ट्रेनें चलती है उसमें सबसे हाईएस्ट स्पीडेस्ट ट्रेन ये वाली है, और ये चलती है 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और भारत में चलाने की बात की जा रही है, भारत ने ये टेक्नोलॉजी भी मंगवा ली है, और भारत में जब ये चलेगी तो डिसाइड भी कर लिया है कहां से कहां तक चलेगी। ये अहमदाबाद से मुंबई में पहली बार चलेगी, और मैं आपको बता दूं, भारत बोल रहा है कि वो 2027 तक यहाँ पे बुलेट ट्रेन लॉन्च कर लेगा। समझ में आया? तो फ्लो ऑफ आइडियाज आप सबको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है फ्लो ऑफ कैपिटल। तो सबको फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आया, अब हम लोग कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब एक देश से दूसरे देश के बीच में किसका मूवमेंट होता है, मनी का। जब एक देश का बंदा दूसरे देश में जाके मनी को इन्वेस्ट करता है, या ट्रेड में लगाता है, या बिजनेस पर्पस के लिए लगाता है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ कैपिटल। समझ में आया? चाहे वो स्टॉक में लगाए, यानी एक देश का बंदा दूसरे देश के में जाकर उस देश के कंपनी के क्या खरीदे, अगर शेयर्स खरीदे या उस देश से लोन ले, तो ये क्या है, ये किस में आएगा, ये आएगा फ्लो ऑफ कैपिटल में। तो इसमें एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे ये देखिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि मान लीजिए एक यूएस की कंपनी है, यूएसए आप जानते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे मैप्स भी लगा रखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब ये कौन सी कंट्री है, ये यूएसए का मैप है। देखिए, तो यूएसए की कंपनी ने ये तय किया कि वो 100 मिलियन लगाएगा कहाँ पे, वियतनाम में। ये वियतनाम का मैप दिख रहा है आपको। तो यूएसए ने तय किया कि वो 100 मिलियन रुपीस की कंपनी लगाएगा वियतनाम में। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि वो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करेगा वियतनाम में, जिसकी वैल्यू कितनी है, $100 मिलियन। ये कौन कहता है, यूएस कहता है कि वो वियतनाम में $100 मिलियन की एक फैक्ट्री लगाएगा। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि वियतनाम के लिए तो बढ़िया हो गया, उसके यहाँ तो एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, उसके यहाँ तो दूसरी फॉरेन कंट्री उसके यहाँ आगे क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर आप वियतनाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वियतनाम की नजर से देखिए, तो वियतनाम में क्या हो रहा है, वियतनाम में कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, और उसी जगह यूएस की नजर से देखी जाए तो इसमें कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है। तो अभी आपको फ्लो ऑफ कैपिटल समझ में आया। तो अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट है फ्लो ऑफ कमोडिटीज। ये तो आप समझते हैं, ये तो आप जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन की अगर आपसे डिफिनेशन पूछी जाए तो आप यही कहते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम लोग 4 फ्लो की बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सिर्फ एक फ्लो है, बाकी 3 फ्लो भी आपको जानने चाहिए। तो कमोडिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी डिफिनेशन बहुत ईजी है। फ्लो ऑफ कमोडिटीज का मतलब क्या है, इसका मतलब जब गुड्स मतलब टेंजिबल चीज, टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सके, विच कैन बी सी, टच और फेल्ट, जिसको आप देख सके, छू सके, महसूस कर सके, ऐसी चीज को गुड्स कहते हैं, यानी जिसका अल्टीमेटली क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो अगर एक देश से दूसरे देश के बीच में गुड्स का फ्लो हो, या और गुड्स का ही नहीं सर्विसेज का भी फ्लो होता है, तो हम लोग बोलते हैं इसे फ्लो ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, इसके अंदर ही हमें क्या करना होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों, क्योंकि हमें अपनी नेशनल बाउंड्री से बाहर निकल के व्यापार करना होता है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये मैप आपको समझ में आ रहा है, हमारा प्यारा भारत, इंडिया का ये मैप है, और ये मैप कहाँ का है, ये मैप है श्रीलंका का, ये मैप है श्रीलंका का। अब समझिए, आपको पता है इंडिया और श्रीलंका में जो व्यापार होता है, सेकेंड हाईएस्ट व्यापार होता है फार्मास्यूटिकल से। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में
सेकेंड मोस्ट एक्सपोर्टेड जो गुड्स है, यानी दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा भेजने वाला जो सामान है जो भारत से श्रीलंका में जाता है, वो कौन सा है? वो है मेडिसिन, जिसे हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहला कौन सा है। तो देखिए फार्मास्यूटिकल क्या है? इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक इनसिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट करती है, वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन भेजती है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भेजती है। कहां पे? श्रीलंका में भेजती है, जो कि एक क्रूशियल रोल है, क्रूशियल यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एड्रेसिंग हेल्थ केयर नीड्स इन श्रीलंका। आज भारत से जो मेडिसिन है वो श्रीलंका में जाती हैं। श्रीलंका के लोगों की हेल्थ केयर की नीड्स हम पूरी कर रहे हैं। भारत जो है श्रीलंकन लोगों की हेल्थ केयर की नीड्स कंप्लीट कर रहा है। कैसे? एक्सपोर्ट करके मेडिसिन को। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? ये एग्जांपल है फ्लो ऑफ कमोडिटीज का। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट आता है चौथा फ्लो। चार ही फ्लो के बारे में बात किया जाता है ग्लोबलाइजेशन में। फोर्थ फ्लो है हमारा फ्लो ऑफ पीपल। तो फ्लो ऑफ पीपल में देखिए क्या है? फ्लो ऑफ पीपल का एग्जांपल ये है कि जब एक देश से दूसरे देश में कोई भी इंसान, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ के लोग, यहाँ पे कोई इंसान यहाँ रहता था और आज वो काम की तलाश में इस देश में चला गया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से लोगों का यहाँ सिर्फ सामान का ही प्रवाह नहीं होता है, सिर्फ सामान ही एक देश से दूसरे देश नहीं जाते, बल्कि लोग भी एक देश से दूसरे देश में जाके सेटल हो जाते हैं। जैसे आपने देखा एनआरआई, आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा एनआरआई। एनआरआई इसी से जुड़ा है। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में नहीं रहता, मतलब वो हो सकता है भारत में पैदा हुआ हो, वहां पे उसने अपनी स्कूलिंग कॉलेज सब किया हो, लेकिन बाद में जाके उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए उसने अपनी कंट्री स्विच कर दी और वो इंडिया से आज कनाडा, यूएसए या यूरोप में रह रहा है। तो अगर कोई बंदा इंडिया में ना रहकर कहीं और अब्रॉड में रहता है तो उसे हम एनआरआई कहते हैं, ठीक है। तो फ्लो ऑफ दी पीपल भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति मूव करता है एक देश से दूसरे देश में काम की तलाश में, एजुकेशन के लिए भी, जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस की तैयारी करने रशिया, कजाकिस्तान यहाँ सब जाते हैं, तो वहां पर भी जाता है, या बिजनेस के पर्पज से जाता है, या बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो इसे बोलते हैं फ्लो ऑफ पीपल। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए ये फिर से हमारा कौन सा मैप आ गया? फ्लैग आ गया, भारत का फ्लैग आ गया। तो देखिए इंडिया, और अगर आपको ये दिख रहा हो ये है यूएई का फ्लैग। यूएई का फ्लैग, यूएई का फुल फॉर्म आपको हमें कमेंट सेक्शन पे बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे इंडिया से लोग कहां जा रहे हैं? इंडिया से लोग यूएई क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है यूएई की कुवैत एक सिटी है, यूएई के अंदर कुवैत एक सिटी है और इसकी जो करेंसी है ना उसका नाम क्या है? कुवैती दिनार। इसका नाम है कुवैती दिनार। और आपको पता है ये पूरे दुनिया की वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी करेंसी है, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर भारत का 1 रुपया ले जाए तो आई थिंक, ये देखिए पहली बात तो जो फॉरेन करेंसी होती है फिक्स नहीं होती है, ये एक्सचेंज चेंज होती रहती है। लमसम अभी अप्रोक्स 190, अगर हम एक कुवैती दिनार ले जाते हैं, अगर हम एक कुवैती दिनार वहां से भारत लेके आते हैं तो ये लमसम 190 रुपीज के, ये मैं अप्रोक्स बता रही हूँ, एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रही, मैं फिर बता रही हूँ, चेंज होती रहती है। 190 रुपीज के अप्रोक्स हो जाएगी, मतलब एक कुवैती दिनार भारत लाओगे तो 200 रुपए के अप्रोक्स है। इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वहां की। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया में मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, या छोटी मोटी जॉब में इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती, क्यों नहीं बाहर जाके जॉब करते हैं। तो बहुत सारे लोग भारत से बाहर जाके जॉब करते हैं। जैसे आप इनको देखिए, ये ड्राइवर है, तो आप देखिए ये जो ड्राइवर हैं इन्होंने बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए या बेटर सैलरी के लिए इन्होंने स्विच कर दी कंट्री। ये भारत से कहां चले गए? अब यूएई चले गए। ऐसा नहीं है कि सैलरी वहां ज्यादा मिल रही है, लेकिन वहां की करेंसी इतनी स्ट्रांग है कि जब वो अपनी सैलरी भारत में भेजेंगे तो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है बहुत सारे इंडियंस हैं जो यूएई जाते हैं एज एन टैक्सी ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नर्सेस के रूप में, इंजीनियर के रूप में, शॉप एम्प्लॉय के रूप में, ताकि उनको बेटर सैलरी मिल सके। तो ये आपको आई होप सो आपको समझ में आया। ये 4 फ्लो के बारे में मैंने आपको बताया। पहला था फ्लो ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ कमोडिटीज, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ आइडियाज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन की डिफिनेशन को हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसा क्या कारण है, क्यों होता है ग्लोबलाइजेशन, क्या कारण है, रीजन बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले आता है, देखिए इसके 3 कारण है। पहला है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, फिर है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और फिर है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसको समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखिए कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? अगर एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है? व्यापार करता है। सिर्फ व्यापार नहीं, अगर एक देश से दूसरे देश के बीच में आइडिया का फ्लो हो रहा है, गुड्स का फ्लो हो रहा है, लोगों का फ्लो हो रहा है, कैपिटल का फ्लो हो रहा है, तो वो इससे क्या होता है? इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है।
अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको कल्चर के बारे में अभी बताया कि आज इंडिया का कल्चर थोड़ा अलग हो चुका है, मिक्स हो गया है। यानी मिक्स का मतलब क्या है, पूरा ट्रेडिशनल नहीं रह गया है। अब हम लोग ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वेस्टर्न की हमने अपनाई हैं, यानी हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है। यानी जब हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं ना बेटा, जब हम अपने देश के बॉर्डर्स को खोल देते हैं दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए या ग्लोबलाइजेशन के किसी भी फ्लो को करने के लिए, तो उससे हमें ये समझ में आता है जब हम दूसरे देशों के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो हम उनके कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स भी अपनाते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन, होमो मीन्स सेम, आपने होमो हेट्रो के बारे में पढ़ा है, हेट्रो मींस डिफरेंट, होमो मींस सेम। तो हमें बोला है कल्चरल होमोनाइजेशन का मतलब द फियर दैट ग्लोबल कल्चर ऑफन परसीव एज डोमिनेंट वेस्टर्न अमेरिकन कल्चर। एक फियर होता है, मेजरली जितने भी वर्ल्ड लेवल में जितनी भी कंट्रीज हैं, आज डोमिनेंट कल्चर कौन सा है, अमेरिकन नॉर्मल, इसलिए कहते हैं वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा डोमिनेंट कल्चर है। विल ओवरवेलम लोकल डाइवर्स कल्चर लीडिंग टू यूनिफॉर्मिटी। एग्जांपल स्प्रेड ऑफ फास्ट फूड। आज देखिए फास्ट फूड कितना ज्यादा है, सुशी आज हम लोग खा रहे हैं, लखनऊ में सुशी मिल रही होता है, जापान की डिश, जापान का क्यूजीन आज हम लखनऊ में खा सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन की जो इम्पैक्ट है। अब देखिए स्प्रेड ऑफ फास्ट फूड, आज फास्ट फूड चेन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, हॉलीवुड मूवीज बढ़ रही है, वेस्टर्न फैशन आ रहा है। दिस इज समटाइम्स टर्म एज मैकडोनलाइजेशन, इसे ही मैकडोनलाइजेशन कहते हैं। मैकडोनल्ड भी कहाँ की कंपनी है, ये भी यूएसए की कंपनी है। तो यहाँ पे एक चीज बोली गई, इस टॉपिक में ये बताया गया है कि हमने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूएसए की अडैप्ट की हैं। यूएसए का कल्चर अदर कंट्रीज में डोमिनेंट है, बहुत प्रभावशाली है कि हर चीज हम लोग यूएसए की ही अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग ने कौन सा टर्म दिया है, मैकडोनलाइजेशन। नेक्स्ट आता है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। हेट्रो मींस डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ऊपर में कल्चर सेम था, अब आप भारत की बात करो या किसी और कंट्री की बात करो, उसका और यूएसए का कहीं ना कहीं कल्चर सेम हो रहा है। क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि हम उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम फास्ट फूड अडॉप्ट कर रहे हैं, हम हॉलीवुड मूवीज देख रहे हैं, हम वेस्टर्न फैशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हमारा कल्चर और यूएसए का कल्चर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, होमोजेनाइजेशन पे। अब आता है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, द आइडिया दैट ग्लोबल इन्फ्लुएंस मिक्स विद लोकल कल्चर क्रिएटिंग न्यू। ये तो है, जैसे मान लीजिए यूएसए का कल्चर अपने में एकदम यूनिक है और इंडिया का कल्चर अपने में यूनिक है, तो हमने थोड़ा सा यूएसए का कल्चर अपनाया, हमने अपने कल्चर में यूएसए का कल्चर जब मिक्स किया ना, तो हम पूरा यूएसए का कल्चर जैसा अपना नहीं सकते, तो एक न्यू कल्चर बनता है। यानी हमारे पास, ये तो आपने सुना ही होगा कि जैसे आपके बीकर में एक थोड़ा सा पानी है और इसमें अगर आप सॉल्ट डाल दें, तो यहाँ पे सॉल्ट डालने के बाद एक सोल्यूशन होता है। तो ना तो ये पूरी तरीके से सॉल्ट है, ना तो ये पूरी तरीके से पहले जैसा पानी था, एक मिक्सचर तैयार हुआ ना। सेम वैसे यहाँ पे बोला गया है कि जब ग्लोबल इन्फ्लुएंस आता है लोकल कल्चर के साथ, तो एक नया कल्चर जन्म लेता है, इसे हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, रेदर देन अ सिंपल यूनिफॉर्मिटी। ग्लोबल जो आइडियाज है, जो प्रोडक्ट्स हैं, ये अडेप्ट किए जाते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट में। एग्जांपल जैसे एमटीवी ऑफरिंग लोकलाइज्ड चैनल्स फ्यूजन क्यूजीन। अब आप देखिए, जैसे आप चाइनीज, बहुत से बच्चों का मन करता है चाइनीज, फास्ट फूड के नाम पे चाइनीज आइटम, चाइनीज आइटम। अब आप बताओ, क्या आप सच में चाइनीज खाते हो? आप सच में एकदम चाइनीज? ना बेटा, भारत में एकदम चाइनीज नहीं खाया जाता। अगर हम एकदम चाइनीज की बात करें तो आप बताइए, उनके पास चाइनीज के नाम पे क्या है? वो चाइनीज में सिर्फ सोया सॉस डालते हैं, बहुत सारे कच्चे आइटम भी खाते हैं। क्या हम लोग एकदम उनकी तरह खाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम एकदम उनकी तरह नहीं खाते। हम उनके चाइनीज आइटम में भारत का तड़का देते हैं, कुछ इंडियन तड़का देते हैं। क्या आपने एड्स देखे ना, इसमें कुछ इंडियन तड़का डालते हैं, इंडियन स्वाद। हम लोग जो खाते हैं ना, वो पूरा चाइनीज नहीं होता है, उसे हम लोग इंडो चाइनीज कहते हैं। इंडो चाइनीज मतलब आधा चाइनीज है, आधा इंडियन, एक फ्यूजन है ये क्यूजीन का। क्यूजीन फ्यूजन मतलब हमने दो कल्चर को मिक्स करके एक नया खाना बनाया है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि जब हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं ना दूसरे देशों के साथ, तो हम कुछ उनका कल्चर अपनाते हैं, कुछ अपना, इन दोनों कल्चर को मिला के हमारे पास एक नया कल्चर बनता है, जिसे बोला जाता है कल्चरल हेट्रोजीनियस। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। यानी जो हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट हमारे संस्कृति पे क्या क्या पड़ रहा है। तो पहला रिजल्ट तो ये पड़ा कि बहुत सारे देशों के साथ हमारा कल्चर क्या हो गया, सेम हो गया। दूसरा ये पड़ा कि हम नया कल्चर बना रहे हैं, हम नई हाइब्रिड पैदा कर रहे हैं, नया कल्चर बना रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकल कल्चर के साथ बाहर का कल्चर आगे मिल रहा है, तो एक नया टाइप का कल्चर बनता है। तीसरा रिजल्ट ये है इंक्रीज कल्चरल एक्सचेंज, इजियर एक्सेस टू डिफरेंट कल्चर्स थ्रू ट्रेवल, मीडिया, इंटरनेट।
आज के टाइम पे आप खुद देखिए, आपको पता नहीं होगा, आप जैसे भले बहुत सारे लोग हैं अब्रॉड नहीं गए होते या कहीं बाहर नहीं गए होते, लेकिन फिर भी उनको दूसरे देशों के कल्चर के बारे में बहुत मालूम होता है, दूसरे देशों के बारे में बहुत मालूम है। आई थिंक एक स्पेन या इटली में कोई फेस्टिवल होता है जिसमें टमाटो, जो टमाटो होता है उससे नहाते हैं, टमाटो बात लेते हैं, पूरा भर भर के टमाटर से नहाया जाता है। तो ये कल्चर है वहां का। आज हमें कैसे पता? मैं नहीं गई, मैं ना इटली गई ना स्पेन में नहीं गई, लेकिन मुझे कैसे पता है? थ्रू इंटरनेट से या ट्रेवल करके या मीडिया के थ्रू आज हमें दुनिया के कोने कोने के कंट्रीज के कल्चर के बारे में ज्ञान मिल रहा है। दिस कैन ब्रॉडन हॉरिजन बट ऑल्सो लीड टू क्लैशेस और एंजाइटी अबाउट कल्चरल आइडेंटिटी। इसका दो इंपैक्ट है। अगर हम दूसरे देखिए, एक तो इससे क्या होगा कि हमें ब्रॉडर नॉलेज मिलती है हर कंट्री के कल्चर के बारे में, और दूसरा ये है कि इससे दो कल्चर के बीच में क्लैशेस भी हो सकते हैं। क्लैशेस मींस लड़ाई हो सकती है, एंजाइटी भी डेवलप हो सकता है। तो आई होप सो ये समझ में आ रहा है आपको ग्लोबलाइजेशन के क्या रिजल्ट है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो उसका ये परिणाम होता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट, इफेक्ट्स आर फूड। अब देखिए, हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं, इससे हम दूसरे की कल्चर से हमारा खुद का कल्चर का फूड इफेक्ट हो सकता है, हमारी क्लोथिंग इफेक्ट हो सकती है, हमारा म्यूजिक इफेक्ट हो सकता है, लैंग्वेज, वैल्यू, ओवरऑल वे ऑफ लाइफ हमारी इफेक्ट हो सकती है। ये होती है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचिए तो आप क्या वैसे ही जी रहे हैं जैसे आपके पूर्वज एंसेस्टर्स जिए हैं? जो ट्रेडिशनल लाइफ, जो मेंटेलिटी, जो मिथ, जो ट्रेडिशंस उनके थे, क्या वो आज भी फॉलो कर रहे हैं? वैसे नहीं। आज भी आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। आप एकदम हाइब्रिड लाइफ जी रहे हैं। आप टोटली ट्रेडिशनल लाइफ भी नहीं जी रहे, टोटली मॉडर्न लाइफ भी नहीं जी रहे, आप हाइब्रिड लाइफ जी रहे हो। ये इंपैक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि आज हमारा देश दूसरे देशों के साथ क्या कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आया। तो अगर एक देश दूसरे देश के साथ ग्लोबलाइजेशन करता है तो बेटा एक देश और दूसरे देश के बीच में व्यापार बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ट्रेड, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एक देश दूसरे देश के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकता है, चाहे वो गुड्स में हो चाहे वो सर्विसेज में हो। कैपिटल की फ्लो की बात करें तो मैंने आपको बताया कैपिटल का फ्लो का मतलब क्या है। अगर एक देश ने अपने द्वार खोल दिए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, दूसरे देश ने भी खोल दिए हैं, तो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि अब एक देश से दूसरे देश में निवेश भी किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस यानी पैसों से परिणाम ये होगा कि अब एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर सकता है? वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है दूसरे देश में। इसीलिए तो देखिए एमएनसीज खुल गई है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसीज मतलब एक ऐसी कंपनियां जिनका हेडक्वार्टर एक कंट्री में और इनकी सबऑर्डिनेट ब्रांचेस या और भी बहुत सारी फ्रेंचाइजी दूसरे देशों में खुली हुई है। जैसे डोमिनोज ले लीजिए, केएफसी ले लीजिए, ये सारी एमएनसीज है। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मेन कहीं और ओरिजिन की हैं, यूएसए के ओरिजिन की है, लेकिन आज इंडिया, रायबरेली, लखनऊ कहां पे क्या कर रही हैं? ऑपरेट कर रही हैं। समझ में आया? तो यानी जब हम लोग व्यापार करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो उसका पहला रिजल्ट ये आता है कि हमारे यहाँ ट्रेड बढ़ता है, एक देश में व्यापार बढ़ता है। दूसरा क्या है? कैपिटल क्या है? फ्लो होता है। अगर हम दूसरे देश के साथ ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम फ्लो कर रहे हैं तो आप समझिए कि हमारे यहाँ दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तीसरा क्या है? रिड्यूस स्टेट कंट्रोल। स्टेट का मतलब यहाँ पे सरकार से, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाएगा। स्टेट का अब जो सरकार है वो टैरिफ कम लगाएगी। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। आपको पता है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको बॉर्डर पे टैक्स भी पे करना होता है। गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करेगी और गवर्नमेंट नॉन टैक्स बैरियर लाएगी। इसलिए लाती है ताकि वो भी चाहती है, सरकार भी ये चाहती है हर देश की कि वो व्यापार बढ़ाए। बाहर के इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए? बाहर कंट्री के फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा अगर आप अपने यहाँ पे ट्रेड बैरियर, टैरिफ बैरियर ये सब रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक यानी मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक वीडियो बनाई है, उसको पूरी तरीके से देखिएगा। मैंने उस वीडियो में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। तो समझते हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये दोनों अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये बहुत सारी कंडीशन इंपोज करते हैं, प्रमोट करते हैं लिबरलाइजेशन को ऑन कंट्री सीकिंग लोन। उन सारी कंट्रीज के ऊपर लिबरलाइजेशन देते हैं जो लोन मांग रहे हैं। और आपको पता है जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करती है,
इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन करने से राजनीतिक परिणाम क्या पड़ेंगे, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है? शिफ्ट इन स्टेट फंक्शन। स्टेट का मतलब फिर से मैं बता रही हूँ गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का जो फंक्शन था, गवर्नमेंट का जो काम था, उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। द फोकस ऑफन शिफ्ट फ्रॉम अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा देश, एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पे हम लोग जनता का कल्याण करेंगे, जनहित के लिए काम करेंगे, हर गरीब को सुविधाएं देंगे, यानी वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। प्रोवाइड एक्सटेंसिव सोशल सिक्योरिटी टुवर्ड्स अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट। अब देखिए अगर हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो बेटा होता क्या है, देखो अगर आपने ग्लोबलाइजेशन की तो आपने अलाउ कर दिया दूसरी कंट्रीज की कंपनीज को अपने यहाँ खुलने में। तो अगर दूसरी कंट्रीज की कंपनी आपके यहाँ पे खुल रही हैं, ऐसी कंपनियों को क्या बोलते हैं? MNC। अब आप खुद सोचो, ये कंपनियां प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर मेन काम ही करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इनका मेन एम क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। अगर ये मेन प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेंगी तो क्या ये गरीबों को मुफ्त में सामान दे देंगी? नहीं। ये गरीबों के हित के लिए काम करेंगी? नहीं। गरीबों के हित के लिए कौन होता है? सरकार होती है। तो ये जो MNC खुली इसका मेन एम था प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पे जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया तो हमने ये पाया कि सरकार का कंट्रोल अब कम हो गया है। अब सरकार वेलफेयर स्टेट बनाने से ज्यादा शिफ्ट हो गई है मिनिमलिस्ट स्टेट में। मिनिमलिस्ट स्टेट का मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पे सरकार का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस बहुत कम है और क्रिएट किया जा रहा है फेवरेबल कंडीशन मार्केट्स के लिए। ऐसा सरकार इसलिए करती है, सरकार इसलिए हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करती ताकि MNC ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में आए और इन्वेस्ट करे। क्योंकि बेटा अगर एक फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ आएगी, इन्वेस्ट करेगी, तो हमारे यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस मिलेगा, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हम डेवलप होंगे इनडायरेक्ट वे में। इसीलिए हम उन्हें रोकना नहीं चाहते। अगर हम ट्रेड टैरिफ बैरियर ये सब लगा देंगे या सरकार जो है इनके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स इंपोज करने लगेगी तो ये अपनी कंपनियां हमारे यहाँ से निकाल के किसी और देश में लगा देंगी। इसीलिए इनको होल्ड करने के लिए, अपने देश में रिटेन करने के लिए सरकार क्या करती है? वेलफेयर स्टेट से अपने आप को उसने कहां शिफ्ट कर लिया है? मिनिमलिस्ट स्टेट। मिनिमलिस्ट स्टेट का मतलब एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा सरकार जो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। नेक्स्ट आता है राइज ऑफ इंटरनेशनल सुपरनेशनल एक्टर्स, इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN, EU, आसियान एक्सेट्रा। अगर हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो इस ग्लोबलाइजेशन में इन सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन का रोल बढ़ जाता है। अब आता है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ MNCs। जैसे देखिए अब MNCs का इंपैक्ट बढ़ रहा है, NGO का इंपैक्ट बढ़ रहा है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा। एंड टेरिटरी ग्रुप्स ऑफ ऑपरेटिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस किसका बढ़ रहा है? MNCs का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, NGO का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और इवन टेररिस्ट ग्रुप का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जो कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं? एक बॉर्डर के बाहर या ऑपरेटिंग इंटरनेशनली। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट है इंडिया और ग्लोबलाइजेशन। इंडिया का ग्लोबलाइजेशन से क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या रिलेशन है, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, आज से नहीं हिस्ट्री से भारत का ग्लोबलाइजेशन से एक कॉन्टेक्स्ट है। इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। भारत जो है हिस्टोरिकली किससे कनेक्ट है? पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट है। किसके माध्यम से? ट्रेड के माध्यम से, कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से। जैसे आपको पता है भारत जो है 200 साल अंग्रेजों के अधीन रहा। अंग्रेजों ने 200 साल हमारे ऊपर शासन किया। क्यों आए थे अंग्रेज हमारे यहाँ? अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे बहाना लेकर कि उन्हें व्यापार करना था। वो मसालों की खोज में हमारे यहाँ आए थे, उन्हें स्पाइसेस चाहिए थे। तो मेन हमारे यहाँ व्यापार क्या आज से हो रहा है ना? हमारे यहाँ उस जमाने से व्यापार 16th सेंचुरी, उससे पहले से ही राजा महाराजा भी व्यापार कर रहे हैं। हमारा व्यापार हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रखता है, स्पाइसेस के लिए, टेक्सटाइल यानी कपड़ों के लिए, फिलोसफीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड वही पीरियड है, इस पीरियड को कहते हैं ब्रिटिश रूल। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया उसे कॉलोनियल पीरियड या ब्रिटिश रूल कहते हैं। तो जब ब्रिटिश रूल था, इट वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। भारत उस समय पे एक्सपोर्टर था। ये जो अंग्रेज थे क्या करते थे? भारत से रॉ मटेरियल लेके जाते थे अपने यहाँ, अंग्रेज जो ब्रिटेन इंग्लैंड है वहां के इंडस्ट्रीज में उसको प्रोसेस करके गुड्स मैन्युफैक्चर करके हमारे यहाँ भारत में लाके दुगने दामों में बेचते थे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एक्सपोर्टर है, कौन है एक्सपोर्टर? उस समय पे इंडिया एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का। समझ में आया कैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर था? देखो जैसे एक देश है, एक देश ने दूसरे देश में सामान बेचा तो इसकी नजर से इसने क्या किया? इसने एक्सपोर्ट किया है।
लेकिन इसकी नजर से यही ट्रांजैक्शन क्या है, इंपोर्ट का है। तो उस जमाने में क्या होता था, भारत से जो रॉ मटेरियल होता था ये लेके जाते थे ब्रिटिशर्स अपने देश इंग्लैंड में, और इनके इंग्लैंड में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। तो ये इस कच्चे माल को फैक्ट्री में प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते थे, और ये यही फिनिश गुड्स दोबारा दुगने दामों में कहां लाके बेच देते थे, भारत को। तो भारत आप देखिए रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर है, भारत रॉ मटेरियल को इंग्लैंड में बेच रहा है, और इंग्लैंड से क्या मंगाता है, फिनिश गुड्स मंगाता है, इसलिए वो इंपोर्टर है फिनिश गुड्स का। अब अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजाद होने के बाद 1947 के बाद की बात करें, तो इंडिया ने इनिशियली अडॉप्ट किया था एक पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की और प्रोटेक्शनिज्म की टू बिल्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब हुआ क्या था उस जमाने में, देखिए कि जैसे ही हम आजाद हुए थे तो हमने क्या किया था, हम जैसे ही आजाद हुए तो हमने ये देखा कि हमारे यहाँ बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है, अंग्रेज पूरा हमें एक्सप्लॉइट करके लेके गए, हमें पता था ये सब। तो हमने क्या किया, हमने अपनी इकोनॉमी में प्रोटेक्शनिज्म लगा दिया, हमने बैरियर्स लगा दिए, टैरिफ लगा दी कि अभी कुछ समय तक जब हम नए नए आजाद हुए हैं अभी हमें अपने यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक फैक्ट्रीज को उत्पन्न बढ़ने देना चाहिए, और अभी बाहर की फैक्ट्रीज को हमारी मार्केट में नहीं आने देना चाहिए। इसके लिए हमने प्रोटेक्शनिज्म या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिया था। 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, ये तो बहुत आपके यहाँ पूछा जाता है, बहुत आपके सिलेबस में भी है, एलपीजी रिफॉर्म जिसे कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो फेसिंग अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडिया ने इम्बार्क किया था ऑन रिफॉर्म इन्वॉल्विंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे उस समय के भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए थे जिसका नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें डीरेगुलेशन की बात की गई थी, इंडस्ट्रीज की रेगुलेट करना था, ट्रेड बैरियर्स को, और ओपन करना था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब इसमें ये कहा गया था कि हम भारत की जो बॉर्डर्स है उसको ओपन कर देते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, कि अब फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे और वो भारत में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, पहले जब हम लोग नए नए आजाद किए थे तब इस चीज को रोक दिया गया था, लेकिन अब खोल दिया गया था। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है भारत पे, आप देखिए भारत ग्लोबलाइजेशन का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है 1991 से। आपको याद रखना है कब से इसने हिस्सा लिया, 1991 से भारत ने इस चीज का हिस्सा लिया है। तो इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, अगर हम पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें, देखिए हर चीज के दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव बात करें तो भारत में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए भारत की इकोनॉमिकली ग्रोथ बढ़ी है, इंक्रीज हुआ है। भारत में बहुत सारी बाहरी कंट्री से भारत में इन्वेस्टमेंट भी आया है, भारत का आईटी सेक्टर ग्रो किया है, और कंज्यूमर्स मिडिल क्लास बहुत ज्यादा बढ़े हैं, ग्रेटर एक्सेस हुआ है, ग्लोबल मार्केट्स भारत में बढ़ी है, और भारत में टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है। नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब भारत का कंपटीशन एमएनसीज का, जो बाहर की कंपनीज आई है एमएनसी, उनका कंपटीशन भारत की डोमेस्टिक कंपनीज के साथ है। अब भारत की डोमेस्टिक कंपनी के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी या इतनी अच्छी फैसिलिटी तो है नहीं जो वो बाहर की कंपनियों से कॉम्पीट कर जाए, इसलिए भारत की कहीं ना कहीं कॉटेज खादी इंडस्ट्री फेल हो जाती है और बाहर की कंपनियां सक्सेस हो जाती हैं। तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर कर रही है, पोटेंशियल जॉब लूज हो रहे हैं सर्टेन सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, इनकम इनइक्वालिटी हो रही है, अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, और कल्चरल एंजाइटी देखने को मिला है। कल्चरल एंजाइटी का मतलब तो आप जानते हैं कि आज बाहर के लोग, बाहर की कंपनियां भी यहाँ आके अपने ब्रांड प्रमोट करती हैं, अपने कपड़े बेचती हैं। तो आपने देखा है घर के बुजुर्ग लोग बोलते हैं ये क्या पहना है, ये स्कर्ट क्या है, जीन्स क्या है, ये सब क्या पहना है, ट्रेडिशनल कपड़े पहनो। तो कल्चरल एंजाइटी है, वो गुस्सा निकाल रहे हैं हमारी जनरेशन पे, जेनजी जनरेशन पे। क्यों? क्योंकि हम लोग उनके ट्रेडिशन के हिसाब से अपने आप को, अपनी लाइफ को उनके वे ऑफ लिविंग की तरह नहीं चला रहे। अब नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस क्या है। बहुत सारे ग्रुप हैं ऐसे इंडिया में जो रेजिस्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। ऐसा नहीं है बेटा कि हमने 1991 में ग्लोबलाइजेशन अपना लिया तो बहुत इजीली अपना लिया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे उस समय पे जिन्होंने रेजिस्ट किया था, मना किया था ग्लोबलाइजेशन को मत अपनाना। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बने थे, बहुत सारे फार्मर के ऑर्गेनाइजेशन बने थे, कल्चरल कंजर्वेटिव थे, जिनका मानना ये था कि हमें ग्लोबलाइजेशन को अपनाना नहीं चाहिए। वैसे हमने अपना लिया था 1991 में। अब नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब आप समझोगे इसमें बुरा क्या है, क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, क्या ही बुराई है इसमें, सिर्फ कंपटीशन तो बढ़ रहा है इसलिए नहीं। अब आगे देखिए क्यों रेजिस्टेंस है। तो देखिए नॉट एवरीवन व्यूज ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिवली। हर कोई ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिव वे में नहीं ले रहा था। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू इट्स अ फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनिज्म। जो कुछ क्रिटिक्स हैं, जो आलोचना करते हैं, उनका मानना ये है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये न्यू कॉलोनिज्म है, ये नया प्रकार
बाहर का कॉलोनिज्म है, जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करके गए ना, ये आज के जमाने का कॉलोनिज्म है, ठीक है। इससे बेनिफिट्स होता है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को, सिर्फ कॉर्पोरेशंस को और वेल्दी नेशंस को। किसको? जो पहले से ही अमीर देश हैं उन्हीं को सिर्फ इससे प्रॉफिट होता है। एंड अंडरमाइन स्टेट सोवर्जिनिटी, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी कंट्रोल बहुत कम हो जाता है इसमें, और वेलफेयर स्टेट सरकार कभी नहीं बना पाती। और उसके बाद बोला गया है ये हार्म करता है इन्वायरमेंट को भी और लोकल कल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि लोकल कल्चर के साथ ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरे की कल्चर आके मिक्स हो जाते हैं तो एक हाइब्रिड कल्चर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं लोकल कल्चर अपनी आइडेंटिटी ये खो रहा है, समझ गए। नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द लेफ्टिस्ट। मैं आपको बता दूं जिन्होंने रेजिस्ट किया था ग्लोबलाइजेशन को, तो ऐसे दो विंग बने थे, लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो अगर हम बात करते हैं लेफ्टिस्ट के, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ग्लोबलाइजेशन को ये कहकर कि ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है इससे क्या होगा, बाहर का पूंजी आएगा। कैपिटलिज्म जो है ये क्या करता है, ये अमीर को और अमीर बना रहा है और ये पुअर के लिए नहीं सोचता। देखो ये जो लेफ्ट वाले हैं इनका मानना ये था, ये हमेशा गरीब के लिए सोचते थे, पुअर के लिए सोचते थे। तो दे एडवोकेटेड फॉर फेयरर मोर इक्विटेबल फॉर्म ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन। इनका मानना ये था कि जो भी प्राइवेट कंपनी पैसा कमाती है इसका बराबर हिस्सा गरीबों को भी मिलना चाहिए। ये तो हो नहीं रहा है ग्लोबलाइजेशन में, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो लेफ्टिस्ट का मानना ये था कि हमें और फेयरर और इक्विटेबल फॉर्म ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन चाहिए। आर्ग्यूमेंट आते हैं राइट वाले से भी, इन्होंने एंग्जाइटी जताई ओवर द इरोजन ऑफ नेशनल सोवर्जिनिटी, कल्चरल आइडेंटिटी। देखो ये तो पैसों से, जो लेफ्ट विंग वाले थे ये सिर्फ इक्वलिटी या इनइक्वलिटी ऑफ मनी से ही बात कर रहे थे, इक्वलिटी ऑफ मनी से ये चाहते थे कि बस पैसा बराबर बटे। लेकिन जो राइट विंग वाले थे ये पैसों से हटकर कल्चर, अपने देश के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। इनका मानना ये था, इनका गुस्सा इस बात पर था कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो हमारी खुद की नेशनल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, हमारा कल्चर दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, हाइब्रिड कल्चर बन जाएगा, ट्रेडिशन वैल्यूज खत्म हो जाएंगे। और इन्होंने बोला था कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने देश को, अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज को, और वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं इमिग्रेशन और कल्चरल इंपोर्ट्स को। वो कहते हैं फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कल्चर तो नहीं होना चाहिए। हर देश का अपना कल्चर है, हमें हर देश के कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसको इस तरीके से हाइब्रिड बना के नहीं जीना चाहिए। तो राइट विंग वाले सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट से, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से सोच रहे थे, लेफ्ट विंग वाले सिर्फ पैसों से सोच रहे थे कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। तो ये जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में ये बढ़ती चली जाएगी, इनइक्वलिटी इन दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में बढ़ती जाएगी और ये और वाइडर हो जाएगी अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंटी ग्लोबलाइजेशन। इसको खत्म करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को ना अपनाया जाए, इसके लिए एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी चलाए गए। बहुत सारे ग्रुप्स थे पूरे वर्ल्ड, सिर्फ हमारे भारत की बात नहीं करें, वर्ल्ड वाइड ऐसे ग्रुप्स चले जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट थे, क्योंकि ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज्यादा गौर कर रहे थे ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की। उसके बाद वर्ल्ड सोशल फोरम भी बनाए गए जिसे WSF कहते हैं। ये मेजर प्लेटफॉर्म है एंटी ग्लोबलाइजेशन एक्टिविस्ट का, एनजीओस का, लेबर यूनियन का, इन्वायरमेंटलिस्ट का, और ये लोग यहाँ पे आके मिलकर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, कोऑर्डिनेट कैंपेन चलाते हैं। ये अपोज करता है न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को। अभी आपको समझ में आ रहा है, मतलब जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट थे, इन्हीं लोगों के लिए एक फोरम बनाया गया। ये इनकी एक संस्थान है, यहाँ पे वो सारे लोग मिलकर बैठ के बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कैंपेन चलाते हैं जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है। इसके बाद आता है कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो अभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये निकला कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये एक कॉम्प्लेक्स, मल्टीफेस और कॉन्टेस्टेड फिनोमिना है। ये प्रोड्यूस करता है दोनों, इससे देखिए अपॉर्चुनिटीज भी प्रोड्यूस होती हैं और कंसिडरेबल चैलेंजेस भी है। वही बात है ना कि इसके एक प्रोज भी है, कॉन्स भी है। प्रोज मतलब इसका एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस विद इन द कंट्री, मतलब कुछ कंट्री इसको ग्लोबलाइजेशन अपनाने से फायदे में है और कुछ कंट्री नुकसान में, अनइवनली है, कुछ को बहुत फायदा हो रहा है, कुछ को बहुत नुकसान हो रहा है। तो बराबर इक्वली इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। डिबेट इज नॉट नेसेसरली अबाउट रिजेक्टिंग इंटरकनेक्टेडनेस इटसेल्फ। डिबेट इस बात का नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, बट अबाउट द काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन बीइंग परस्यूड एंड हाउ इट्स बेनिफिट्स एंड बर्डन शुड बी शेयर्ड। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कितने बेनिफिट्स ये इसके शेयर होने चाहिए और कितने बर्डन हम लोग को इसके लेने हैं, क्योंकि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत है। लोग इतने कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मान रहे हैं और हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है।
जो रोल है स्टेट का मतलब मैंने आपको बता रखा है, जो रोल है गवर्नमेंट का while changing remains crucial in navigating the challenges and harnessing the opportunity of globalization। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको डिटेल में सारा ग्लोबलाइजेशन की डिफिनीशन से लेके उनके कॉन्सिक्वेंसेस से लेके उनके कंक्लूजन तक, क्यों भारत में रेजिस्ट किया गया है, वो 2 विंग कौन सी थी जो भारत की बनाई गई थी, और कब भारत ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में जितने भी नोट्स बने हैं उन सबको बना लीजिएगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।